दोस्तों, मेरा नाम है राज और मेरे चैनल राज बीटी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास से कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो इतिहास के पन्नों में दफन है, लेकिन वो पन्ने स्वर्णिम अक्षरों से युक्त है। अपनी बात को चालू करें उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर उसको सब्सक्राइब करें। तो बात चालू होती है 24 अक्टूबर 1764 से, जहाँ से अंग्रेजियों ने अपने भारत के अंदर पैर जमाए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में अपनी हुकूमत कायम की। इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वे मध्य भारत के साथ साथ पश्चिमी भारत को भी अपनाना चाहते थे या उस पर अपना कब्जा करना चाहते थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन 29 मार्च 1857 को एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी हड़प उठी। मैं बात कर रहा हूँ मंगल पांडे। इन्होंने चर्बी भरे कारतूसों के प्रयोग न करने को लेकर 2 अंग्रेजी अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं से प्रारंभ होता है स्वतंत्रता आंदोलन का पहला चरण। इसके बाद ये आंदोलन सभी छावनियों में भड़क उठा और वहाँ के जो सैनिक थे सभी सैनिक मिलकर दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। दिल्ली की ओर कूच करने के बाद धीरे धीरे समय निकलता गया और अब आजमगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, बाराबंकी, दिल्ली ये सभी अंग्रेजों की कैद से मुक्त हो गए। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजों की उपनिवेशवाद व्यवस्था के खिलाफ 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विद्रोह था। उनकी नीति ने अंग्रेजों के मन में यह बहस पैदा कर दिया था कि उनकी ये हड़प करने वाली नीति अब काम आने वाली नहीं है। 1857 की क्रांति के बाद भारत में तो स्वतंत्रता संग्राम की लहर उठ ही चुकी थी, लेकिन ब्रिटेन की महारानी ने उसी वक्त एक फरमान जारी कर दिया था। उन्हें भी डर लगने लगा था कि कहीं ये व्यवस्था उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उन्होंने फरमान जारी करा और उसमें लिखा गया कि अब भारत पर EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब भारत पर सीधा शासन होगा ब्रिटिश क्राउन का। या आज़ादी के इस संघर्ष में एक बड़ा बदलाव 1885 में आया, जब भारत में एक राजनीतिक दल द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। यह स्थापना अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी A.O. ब्लूम द्वारा की गई। हिंदुस्तान में 20वीं सदी का पहला स्वतंत्रता आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। ऐसे कई आंदोलन भारत में जगह जगह हुए जिसमें क्रांतिकारियों को जेल हुई तथा उन कई क्रांतिकारी शहीद भी हुए। इस स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम पड़ाव जब आया जब शांति और अहिंसा की एक ताकतवर मिसाल लेकर दक्षिण अफ्रीका से एक युवक अपने वतन में भारत आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने महात्मा गांधी जी की। 1920 ऐसे आंदोलन जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के बारे में जोर दिया गया। सपोर्ट भारत ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी का सहयोग किया था, इसलिए इस आंदोलन को बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। आंदोलनों की दूसरी जानदार पहल 1924 से 1934 के बीच हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीर थे। शेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसमें जो वीर जो उसमें जुड़ना चाहते थे, भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान देना चाहते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आता है अपने क्रांतिकारियों में एक ऐसे वीर का जिनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था या जिनके लिए आज़ादी का मतलब था पूर्ण स्वराज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सुभाष चंद्र बोस की। 1928 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1928 में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के डोमिनियन स्टेटस के प्रस्ताव के खिलाफ खड़े हुए और पूर्ण स्वराज की मांग की। 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, लेकिन आंदोलन शुरू करने से पहले ही गांधी जी और उनके साथियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी 1942 में और 1944 में जब दोनों से कहा गया कि उन्हें अपने भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेना होगा, इसी ने अपने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं 14 अगस्त 1947 की रात को। इस दिन का इंतजार हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी बेसब्री से था, जिसका कारण थे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। इनकी एक जिद थी और उस जिद के चलते हिंदुस्तान को ऐसे गहरे घाव मिले जो हमें आज तक देखने को मिलते। उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 3 जून भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जी की जिद थी जिसमें उन्होंने अपने धर्म के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। जगह जगह दंगे होने लगे, इसलिए अंग्रेजों ने निर्णय लिया कि वे भारत को आज़ादी के साथ साथ 2 टुकड़ों में भी बांट देंगे। फिर 8 जून के बाद बात आती है 15 अगस्त पे।
कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कि 15 अगस्त का दिन ही स्वतंत्र भारत के लिए क्यों चुना। तो भारत की स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख क्यों निश्चित की, चलिए जानते हैं। 15 अगस्त 1945 को जापान ने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए थे, अथवा जापान ने अंग्रेजों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। कारण से लॉर्ड माउंटबेटन के लिए ये दिन अत्यधिक प्रिय था, लेकिन भारतीय जोशियों के लिए ये दिन अशुभ तथा अलाभकारी था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन इस तारीख को बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए भारतीय जोशियों ने उपाय सूझा। उन्होंने 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। उन्होंने 11:51 से 12:39 के बीच भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, ये समय निश्चित किया। और इसी समय के बीच में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को स्वतंत्र भारत का पहला भाषण समाप्त करना था। तो आइए उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि उन्होंने अपने प्रथम भाषण में क्या कहा था। अब एक सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि एक ओर जहां भारत स्वतंत्र भारत की खुशियां मना रहा है, उसी दूसरी ओर एक शख्स जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, आखिर वो कहाँ है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी की। इस पूरी प्रक्रिया में गांधी जी का कोई नामो निशान नहीं था। 14 अगस्त की रात हो या 15 अगस्त की सुबह हो या 16 अगस्त का दिन हो, यहाँ पर गांधी जी उपस्थित पूरी दिल्ली में नहीं थे। जी हाँ, अपनी राजधानी के अंदर भी गांधी जी मौजूद नहीं थे। आखिर वो कहाँ थे? चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अगर आप जानते हैं कि उस दिन गांधी जी कहाँ थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गांधी जी को इस बात की खबर भी नहीं थी कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद होने जा रहा है। खुद एक पत्र के द्वारा जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी। उन्होंने पत्र में लिखा था कि 15 अगस्त वाले दिन हमारा देश आज़ाद होने जा रहा है और स्वाधीनता के इस अवसर पर आप आएँ और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस पत्र का जवाब भी गांधी जी ने अपने उत्तर में दिया था। गांधी जी ने कहा था कि बंटवारे को लेकर यहाँ हिंदू मुस्लिमों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, इसलिए जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता मैं अपना संपूर्ण प्रयास करूँगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये शब्द थे गांधी जी के। हर साल भले ही प्रधानमंत्री 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर झंडा फहराते हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त वाले दिन लाल किले पर झंडा नहीं फहराया गया था। जी हाँ, 15 अगस्त 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त के ठीक एक दिन बाद 16 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था। इतना ही नहीं, आपको जानकर यह भी आश्चर्य हुआ कि 15 अगस्त वाले दिन भारतीय लोगों को यह भी नहीं पता था कि वो इस समय भारत में है या वो इस समय पाकिस्तान में है। जी, सीमा निर्धारण भी 15 अगस्त वाले दिन नहीं हुआ था। सीमा का निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 वाले दिन। इस सीमा के निर्धारण के लिए सर जॉन रेडक्लिफ को बुलाया गया था। जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि लाई, गांधी जी को एक पूर्ण आभास था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची जाने वाली ये रेखा लाल रंग की होगी। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तानी के खून से ही खींची जाएगी। जैसे ही बंटवारे की घोषणा हुई, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो अलग अलग धर्म के लोग थे वे एक दूसरे की जान के प्रति उतान थे। देश भले ही 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के पास अपना राष्ट्रीय गान भी नहीं था। भले ही 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिख दिया गया, लेकिन उसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय गान चुना गया। इस स्वतंत्रता से हमें खुशी तो थी ही, लेकिन इसका घाव आने वाली सदियों तक भी नहीं बढ़ सका था। यह बंटवारा सिर्फ जमीनी ही नहीं था, यह बंटवारा था प्यार का, यह बंटवारा था अपनों का, यह बंटवारा था भारत के गौरवशाली इतिहास का, यह बंटवारा था सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो का, यह बंटवारा था उन नदियों का जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर बहती हैं, यह बंटवारा था उन हवाओं का जो एक देश से दूसरे देश तक बह के जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।